हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जो टॉपिक कवर करना है वो है साइक्लोट्रॉन। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, हाउ इट वर्क्स और किस तरह के पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इन सारी बातों को हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा साइक्लोट्रॉन। टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रखते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन देखने को मिलता है। ठीक है, यही सारी बातें, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इट इज अ डिवाइस यूज टू accelerate positively charged particle like proton, alpha particle and deuteron etc. so as to gain high kinetic energy. This can be done by moving the charge in electric and magnetic field again and again. ठीक है, अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास, जैसे कि यहाँ पे आपके पास दो है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे हम लोग बना सकते हैं? एक नॉर्थ पोल का हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, जो मैग्नेट आता है नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। यहाँ पे हम 2Ds बना लेते हैं, दीज आर द 2Ds। ठीक है, और इसको अटैच कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। ठीक है, दिस इज अटैच्ड विद द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है, इससे मैंने इसको अटैच कर दिया। ये आपका जो डी बनाया मैंने, ये आपका D1 है। ठीक है, फर्स्ट पार्टी ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये आपका D1 है, ये आपका D2 है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, और ये इसको मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से अटैच कर दिया। इसका वर्किंग कुछ इस तरह से होता है कि देखिए, ये जब चार्ज पार्टिकल, इसको मैंने एक्सेलरेट किया, इसको मैंने जब D2 की तरफ मूव कराया। D2 की तरफ मूव कब करेगा? जब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, ये D2 को अगर निगेटिव कर देगा, D2 को अगर ये निगेटिव कर दे, तो ये जो मेरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगर ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो यहां से जब ये मूव करेगा, जब ये मूव करेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सेलरेट हो जाएगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ये इसको सर्कुलर पाथ में घुमा देगी। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में ये बात बताई है कि जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो वो उस चार्ज पार्टिकल को यू टर्न करा देती है। तो ये चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा, फिर वापस यहीं पे आ जाएगा। फिर क्या करेगा? ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है, ये जो डीज हैं इनकी पोलैरिटी को चेंज करेगा। ठीक है, अगर ये वापस आ गया चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, तो पहले मेरा D2 निगेटिव था, अब ये D1 को निगेटिव करेगा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो क्या करेगा? ये चार्ज पार्टिकल मेरा D1 की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, D1 क्योंकि मेरा निगेटिव और मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको फिर सर्कुलर पाथ में घुमाएगी, तो ये वापस फिर अपनी प्लेस पे आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर फिर ये डीज के पोलैरिटी को चेंज कर देगा। इस तरह से ये प्रोसेस होता रहता है। और ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो जिस तरह से मूव करता रहता है, ठीक है, तो इसकी रेडियस भी बढ़ती रहती है। जब ये रेडियस बढ़ जाती है, ठीक है, तो एक टाइम के बाद हम इसको अपने टारगेट पे अचीव कर लेते हैं। जब इसकी फ्रीक्वेंसी जब इसका जब अच्छे से एक्सेलरेट हो जाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में अच्छा खासा गेन हो जाता है, तो हम इसको टारगेट पे अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है कुछ इस तरह से घूमता रहता है, इसकी रेडियस बढ़ती रहती है, और फाइनली हम इसको अपने टारगेट पे अचीव कर लेते हैं। दिस इज माई टारगेट, दिस इज द टारगेट। ठीक है, तो इसकी वर्किंग हम लोग देख लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल is placed between the Ds and high frequency oscillator make D1 negative
नहीं, जस्ट मेक D1 पॉजिटिव, मैंने D1 को इधर लिया है, तो आप मेक D1 पॉजिटिव एंड D2 निगेटिव। ठीक है, ये क्या करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर डी की पोलरिटी को चेंज कर देगा एंड चार्ज एसिलरेट हो जाएगा, एंड चार्ज इज एसिलरेटेड टूवर्ड्स D2 as the particle enters D2, as they enter D2, the electric field becomes zero, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो D1 और D2 ये जो मैंने D's लिए हैं ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, अगर हम जैसे ही मेरा चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वापस अपने यू टर्न मान लेगा। ठीक है, और सर्कुलर पाथ में ये मूव करेगा और ये वापस अपनी प्लेस पे आ जाएगा। फिर ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर उसकी पोलरिटी को चेंज करेगा, फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा देगी। इस तरह से ये जो चार्ज पार्टिकल है ये साइक्लोट्रॉन के फॉर्म में इसमें घूमता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस चार्ज पार्टिकल के पाथ को जो है सर्कुलर फॉर्म में मूव कराती रहती है। अब हम इसके आगे जो बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें जब आप लोग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये अगर इधर मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, तो आप ये लगा सकते हैं कि इसमें फोर्स किस तरफ से लग रही है। ठीक है, तो मैंने इसका जो जिस तरह से ये साइक्लोट्रॉन घूमेगा, ये जो अंदर होता है ये आपका हॉलो कंडक्टर होता है, हॉलो कंडक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है जीरो। ठीक है, आपको इसमें जो है टारगेट पे अचीव करना है इस पार्टिकल को। फ्रीक्वेंसी जैसे इसका काइनेटिक एनर्जी इसमें गेन आ जाता है तो हम इसको अपने टारगेट पे अचीव कर लेते हैं। अब हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि ऊपर से ये साइक्लोट्रॉन दिखता कैसा है। ठीक है, तो ऊपर से जो साइक्लोट्रॉन होता है कुछ इस तरह से दिखता है। ये आपके डीज हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड है। ये मैं क्रॉस से बना रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे कहीं है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपका। ठीक है, और इसके आसपास मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा रखा है। दिस इज द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, और जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जाता है, सबसे पहले D1 और D2, ये आपका D1 है, D2 निगेटिव होता है तो इस पे जाता है, फिर ये वापस आता है, फिर इस तरह से घूमता इसको वापस हम लोग अपने टारगेट पे अचीव कर लेते हैं। ये इसका ओवरव्यू है जो ऊपर से दिखता है। ठीक है, किस तरह से हम इसके अपने टारगेट को अचीव करते हैं। ठीक है, ये घूमता रहता है इस तरह से साइक्लोट्रॉन इसके अंदर से। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल मूव्स, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल D2 से बाहर आता है, एज सून एज चार्ज पार्टिकल मूव्स आउट D2, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मेक्स D1 negative and D2 positive, and charge particle gets accelerated D1 and moves in the circular path with increasing radius, and finally charge particle gains high kinetic energy and moves out of the cyclotron and hits the target। ठीक है, जब जिसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ये क्या होता है, ये उस डी से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसके हाई काइनेटिक एनर्जी वो साइक्लोट्रॉन से बाहर आ जाता है और अपने टारगेट को हिट कर लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके बाद होता कि ये रेजोनेंस की कंडीशन में कब आता है। एज सून एज पार्टिकल मूव्स ऑफ द डीज, the high frequency oscillator changes the polarity
polarity of the D's, and this condition is called resonance condition of cyclotron. अब हम बात करते हैं रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन होता क्या है। रेजोनेंस ऑफ ए साइक्लोट्रॉन, तो हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। अच्छा, रेजोनेंस होता कब अचीव होता है, ठीक है, जब ये चार्ज पार्टिकल जिस स्पीड से मूव करता है, मतलब जो इस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होगी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन, ये जो अपने चार्ज पार्टिकल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, ये जो कंडीशन होती है इसे रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल, अगर सपोज मैं इलेक्ट्रॉन रख दूं, अगर वो इस रेजोनेंस कंडीशन को अचीव नहीं करेगा तो वो इस साइक्लोट्रॉन में सर्वाइव ही नहीं, वो इस साइक्लोट्रॉन के अंदर अपनी एनर्जी को बढ़ा नहीं पाएगा, वो सीधा साइक्लोट्रॉन से बाहर चला जाएगा। हम अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है, वो बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। हम पहले बात करते हैं रेजोनेंस क्या होता है। साइक्लोट्रॉन, रेजोनेंस ऑफ अ साइक्लोट्रॉन can be achieved if applied frequency of oscillator become equals to frequency of charge पार्टिकल। अगर ये रेजोनेंस की कंडीशन कब मुझे अचीव होगी, ठीक है, जब ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो मुझे रेजोनेंस कंडीशन अचीव हो जाएगी, ठीक है। अगर ये रेजोनेंस कंडीशन अचीव नहीं होगी तो हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है, वो जो हमारे जो डीज हैं हमारे, जिसके अक्रॉस मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया, वो डीज अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगे। अगर वो पोलैरिटी चेंज नहीं करे तो चार्ज कैसे दूसरी तरफ आएगा, चार्ज अपने आप को घुमा ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। अगर डीज अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगे तो वो उसके एक्सेलरेट कर नहीं पाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं hits the target. Resonance of the cyclotron can be achieved if applied frequency of oscillator become equals to the frequency of the charge particle. This is the charge particle. चार्ज पार्टिकल। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये आपका कुछ ऊपर से ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया था, इसका ओवरव्यू कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपके डीज हैं, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, ये देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसको जो फोर्स प्रोवाइड करे, देखिए अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये जो मूव कर रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका सर्कुलर पाथ में जो हमारा फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। तो हमारे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। Fm इज इक्वल टू Fc, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो Q V B mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। V विल बी कैंसल आउट, R इज इक्वल टू mv अपॉन Q B। दिस इज द रेडियस ऑफ, ठीक है। अब मुझे पता है टाइम पीरियड कैसे निकाला, 2 पाई R अपॉन V। R की वैल्यू हम लोग रख देंगे 2 पाई अपॉन V, R इज इक्वल टू mv अपॉन QB। V विल बी कैंसल आउट, 2 पाई m अपॉन QB, 2 पाई m अपॉन QB। दिस इज द 2 पाई T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन टाइम पीरियड, दिस इज जस्ट रिवर्स QB अपॉन 2 पाई m। तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो अचीव हुई मुझे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन जस्ट अगेन QB अपॉन 2 पाई m। दिस इज द QB अपॉन 2 पाई m, दिस इज द फ्रीक्वेंसी यू गेट, ठीक है। अब मैं ये देख रही हूँ फ्रीक्वेंसी और मास का रिलेशन जो है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। अब मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे जब मैं चार्ज पार्टिकल को रखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल को जब मैं इसके बारे में बात करती हूँ कि जब अगर मास को आप रिड्यूस कर देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। अब मैं बताऊंगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन में हमेशा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इस तरह के हम लोग पार्टिकल यूज करते हैं। नेगेटिव पार्ट क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इसके बाद पहले इसकी वर्किंग के बारे में देख लेते हैं, ये किस तरह से वर्क करता है। वर्किंग प्रिंसिपल, ये क्या होता है इसका, ठीक है। तो वर्किंग इज अ चार्ज पार्टिकल कैन गेन
high kinetic energy, high kinetic energy if it's made up of cross same electric field again and again. This can be done by using परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लगाते हैं ये उसकी वजह से जो है इसको घुमा देता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। अगर अब मैं सब क्या करती हूँ, साइक्लोट्रॉन के बीच में मैं एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस करके देखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻³ kg होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। अब मुझे पता है मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 10,000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, कितना ज्यादा है इससे, ठीक है। अगर मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी जो है इसको कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहां देख रही हूं क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या मैंने देखा, QB/2πm। तो फ्रीक्वेंसी और मास का तो इनवर्सली रिलेशन है 1/m, यानी कि आप जितना मास को रिड्यूस करेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करते, क्योंकि जितना तेज इसमें क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना तेजी से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को अपनी डीज की पोलैरिटी को चेंज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन can't be accelerated through the cyclotron due to less mass and high frequency. The electrons moves out of the resonance, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है उस रेजोनेंस से बाहर आ जाते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि न्यूट्रॉन्स को क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज न्यूट्रॉन can't be accelerated because they are chargeless particle. They are chargeless particle, ठीक है। तो हम किसका वो नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करते, न्यूट्रॉन्स को यूज नहीं करते। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऐसा मुझे मास का रिलेशन पता है, m0 = 1/√1 - v²/c²। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं, अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मास इसका अपने आप बढ़ जाएगा। अगर इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, तो अगर इसमें v की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा जो है मास जो है इंक्रीज कर जाएगा और फ्रीक्वेंसी हमारी अपने आप कम हो जाएगी। एंड द चार्ज पार्टिकल मूव्स आउट ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है। इसमें आप इसका रिलेशन देख सकते हैं कि जिस तरह अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसका मास जो है अपने आप बढ़ जाएगा। अगर v बढ़ा देंगे तो इसका जो है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन? न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं जब हम पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराते हैं, जब किसी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो हमें वहां पे साइक्लोट्रॉन यूज करना पड़ता है, क्योंकि मुझे उस पार्टिकल को एक्सेलरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला यूज मैंने इसका देखा, दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन में हम इसको यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। एंड इसके अलावा हम सेमीकंडक्टर में कभी यूज करते हैं, इट इज यूज टू इम्प्लांट इन सॉलिड, इट इज
यूज टू इम्प्लांट इन सॉलिड। ठीक है, हम सॉलिड्स के अंदर भी जब किसी को किसी भी पार्टिकल को डालते हैं, चार्ज पार्टिकल को, तो भी हम साइक्लोट्रॉन की हेल्प से ही डालते हैं, उसको एक्सेलरेट करके ही डालते हैं हम लोग अंदर। ठीक है, तो दीज आर द टू यूजेस ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन। इसके लिमिटेशन मैंने देखी। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये एल लेंथ का है कंडक्टर, इसमें इस तरह से करंट है। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा। अब चूंकि ये कंडक्टर है तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाई वो बी परपेंडिकुलर लगाई है। अब हम इसमें इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ए है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ n इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका क्या है? AL हो गया n। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगी, ठीक है, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू NaL। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखिए। अब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, द फोर्स experienced by one electron in magnetic field is equal to F is equal to Q। Q की जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन को ले सकते, क्योंकि बात हमारी इलेक्ट्रॉन के उस पर हो रही है, तो हम यहाँ पे Q की जगह E ले लेंगे, माइनस E VD B साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा ये देखिए, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, हम स्मॉल फोर्स को ले लेते हैं। ठीक है, वी विल टेक द स्मॉल फोर्स, स्मॉल f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E VD क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, अब मुझे n पता है, n बाई AL होता है। ठीक है, तो n बराबर NaL ये आपका होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे जब मैं टोटल फोर्स निकालूंगी, टोटल फोर्स F टोटल निकालूंगी, तो यहाँ पे n इंटू एफ हो जाएगा, कैपिटल N इंटू स्मॉल f वेक्टर। n कितना है? NaL। f आपका कितना है? VD क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, अब मैं जानती हूँ ये जो मेरा फोर्स है, ठीक है, ये जो मेरा कंडक्टर है, ये देखिए हमारे जो कंडक्टर में जो लेंथ है ये आगे की तरफ है, और जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि L वेक्टर एंड VD आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो L VD वेक्टर इज इक्वल टू माइनस L वेक्टर VD। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। F इज इक्वल टू, ठीक है, तो L VD को हम लोग यहाँ पे, अगर ये हमारा माइनस में है, ठीक है, तो ये तो मेरा पहली बात तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने L VD को, ये L मुझे अंदर लेके जाना है। ठीक है, VD बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो NeA VD L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, अब मुझे I पता है, NeA VD होता है, तो यहाँ पे F वेक्टर इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ठीक है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। दिस इज द फोर्स एक्सप्रेशन। When a conductor placed in a magnetic field, the force is experienced by F is equal to ILB sin theta and F vector is equal to IL vector cross B vector. These are the two results you have to find out. Theta is the angle between conductor and magnetic field. Theta is the angle between conductor and magnetic field. ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस। ठीक है, पहला स्पेशल केस क्या है? इफ द कंडक्टर इज प्लेस, इफ व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है,
एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये एंटी पैरेलल और पैरेलल रखा हुआ है तो क्या बात होगी, सबसे पहले थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा बराबर 0 तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स इज इक्वल टू 0। अब हम सेकंड केस की बात से सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में जो मुझे बात करनी है कि व्हेन कंडक्टर is placed perpendicular to the मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एफ मैक्स कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा एफ मैक्स इज इक्वल टू आई एल बी। ये आपका मैक्सिमम फोर्स होगा जब ये कंडक्टर हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो आपका कंडक्टर कुछ इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। आप इन फिगर्स को किस इस तरह से एडजस्ट कीजिए। देखिए ये एक्स डायरेक्शन में करंट है, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड डायरेक्शन में आपका जो फोर्स होगा वो जेड डायरेक्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड बी वेक्टर। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जेड डायरेक्शन में होगा। कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपकी जस्ट मिनट, ये कुछ उंगली छोटी हो गई, ठीक है। ये आपका कैसा होगा, ये आपको करंट बताएगा, ये आपको बी बताएगा और ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जब आप लोग यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फिंगर्स को एडजस्ट करना है, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, फोर्स होगा, यहाँ पे करंट होगी आपकी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इफ अ कंडक्टर इज कैरिंग अ current along x axis and it is placed in a magnetic field, B vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 5k cap, find the magnetic force, मैग्नेटिक फोर्स मुझे निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है मुझे, मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना है। तो ये देखिए, ये आपका कंडक्टर है कुछ इस तरह से, इसमें करंट जो बह रही है आपकी I इक्वल टू 2 एम्पियर की करंट है, ठीक है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है 4 मीटर आपको गिवन है, ठीक है। फोर्स का आपको एक्सप्रेशन लिखना आता है F इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए लेंथ जो है मेरी एक्स डायरेक्शन में दी हुई, तो ये मेरा कैसी होगी लेंथ को मैं 4i कैप लिख सकता हूँ, L इक्वल टू 4i कैप, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, L इक्वल टू आई आपकी 2 एम्पियर करंट है, L आपका क्या है, L है आपका 4i कैप क्रॉस, ये वेक्टर आपका गिवन है बी मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2, ठीक है, 4 3 जा 12 k कैप 5 4 जा 20 i k माइनस 20 j कैप, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे फोर्स का एक्सप्रेशन, फोर्स एक्सप्रेशन आप लोग को 24 k कैप माइनस 40 j कैप, F वेक्टर इज इक्वल टू 40 माइनस 40 j कैप प्लस 24 k कैप, ठीक है। ये आपके फोर्स का वेक्टर फॉर्म आ गया। अब अगर मुझे इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है तो मैं कैसे मैग्नीट्यूड लिखूंगी, 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर, ठीक है। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 प्लस 576, इसको जब आप लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 6 7 1 2, ठीक है, 2176, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2176 न्यूटन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो
इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।